हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्रियम्बल को लेके बात करेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक? प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं प्रियम्बल को ही आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वहां देखते हैं कि प्रियम्बल में आखिर है क्या। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल लिखी हुई है, प्रस्तावना लिखी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता और एकता सुनिश्चित करने और बंधुता बढ़ाने के लिए एक डेट भी लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा इसको क्या करती है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करती है। तो मतलब जब प्रेम्बल को हम पढ़ते हैं, जब प्रेम्बल को पढ़ते तो हमको एक चीज समझ में आता है कि ये किसी भी बाह्य शक्ति के द्वारा हम पर जबरदस्ती थोपा नहीं गया है, बल्कि हमारे लोगों ने हमारे लिए खुद बनाया, या कह सकते हैं कि स्वयं ने बनाया है, स्वयं के लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, इस साइड को ये छोड़ देंगे, थोड़ा सा गलत हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जब हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं, जैसे कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, है ना, प्रियम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। लॉक कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और उसकी की कौन है? चाबी, प्रियम्बल। तो किसने कहा है? गजेंद्र गडकर ने कहा है। और प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है या जन्म पत्री है, किसने कहा है? ये कहा के एम मुंशी ने। और प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इंट्रोड्यूसरी लेटर है, किसने कहा है? वो नाना पालकीवाला ने। इनकी बुक है, बुक का क्या नाम है? वी द प्यूपिल, है ना, नोट कर लेंगे इस बुक को। फिर देखते हैं कि संविधान को एक और बोला गया कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा, ये किसने कहा? ये कहा ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। फिर आता है कि प्रस्तावना को की नोट किसने कहा है? तो की नोट कहा है ऑर्नेस्ट वॉकर के द्वारा कहा गया। इनकी बुक है, इनकी बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। तो आपको यहाँ क्या करना है? आपको ये जो 5 कीवर्ड आपको लिखे हुए हैं ये आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में क्या होता है, ये बार बार रिवाइज होते रहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो प्रस्तावना हमें कुछ बातें बताती है। पहली ये बताती है शक्ति का स्रोत, कि ये कहां से अडॉप्ट की गई है, सोर्स ऑफ पावर। तो इसमें आरंभिक शब्द लिखे हुए हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोग। तो ये क्या बताती है कि लोगों की प्रभुसत्ता के बारे में हमको जानकारी देती है। और संविधान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विस्काउंट कहते हैं कि यह सिर्फ हिंदुओं की सभा थी, है ना। क्या कहते हैं? ये सिर्फ इट इज द हिंदूज असेंबली। और ऑस्टिन क्या कहते हैं? यह भारत का एक सूक्ष्म दल था, मतलब मैक्रो ग्रुप की बात करते हैं। ये इस प्रस्ताव किसको कहते हैं? प्रस्ताव में क्या कहते हैं कि भारत को जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसके बारे में ऑस्टिन कहते हैं कि ये भारत का क्या है? एक सूक्ष्म समूह है, एक माइक्रो ग्रुप है। तो पहले स्रोत तो आपको पहला 4 बातों में से एक बात है तो पता चल गई, ये शक्ति के स्रोत की बात करता है। दूसरा बताता है ये शासन का स्वरूप क्या होगा, जो हमारे यहाँ गवर्नेंस रहेगी उसका नेचर क्या रहेगा। तो जैसे कि पहला क्या बताता है? संपूर्ण प्रभु संपन्न, सॉवरेन रहेगा। इन शब्दों का एक एक का मतलब देखेंगे आगे, पहले पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा देखते हैं समाजवादी, फिर तीसरा पंथ निरपेक्ष, और चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो पहला बता दिया कि सोर्स क्या है, पावर का सोर्स क्या है,
दूसरा कि शासन का स्वरूप क्या रहेगा, ये बता दिया। अब बात देखते हैं कि जो संपूर्ण प्रभु संपन्न है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, किसी भी बाह्य दबाव के आकर हम अपनी नीतियों को या अपने आदेश को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये तो होता इसकी बात। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक शब्द आया है यहाँ पर समाजवाद। ठीक है, समाजवाद में दो तरह के समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है कि साम्यवादी समाजवाद में होता है कि जो व्यक्ति हैं उनको उनके कार्य के अनुसार काम करवाया जाए और उनकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाए, मतलब पारिश्रमिक दिया जाए। लेकिन भारत ने ये समाजवाद नहीं अपनाया, बल्कि कौन सा समाजवाद अपनाया है, लोकतांत्रिक समाजवाद। इसी को हम बोलते हैं फेबियन समाजवाद भी बोला जाता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होगा, वहां पर अहिंसा नहीं होगी और आवश्यकता श्रम किया जाएगा और कार्यानुसार उनको वेतन दिया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं जो डीजी नाकारा केस है 1983, उसमें कहा गया कि जन्म से लेकर कब्र तक की सुरक्षा दी जाती है, समाजवाद के लक्षणों की बात अगर हम कर रहे हैं तो। फिर दूसरा उसमें बताया कि जो आय की असमानता है वो यहाँ पर कम देखने को मिलती है। तीसरा क्या, जो मजदूर हैं और जो वंचित है या जो समाज का गिरा हुआ तबका है या सबसे लास्ट में जो अंत्योदय है, समाज के वर्ग में सबसे लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका शोषण या उसका जो शोषण है वो कम होता है, मतलब उसका कल्याण या उसके उत्थान की ज्यादा बात कही जाती है। यही बात कही ही कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अब बात चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो एक शब्द आया है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। आपने पता होगा कि संविधान में इसको चीज को लेकर बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी रहती है कि सेक्युलर है या सेक्युलर नहीं है, धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष। तो उसकी बात करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, मतलब कोई भी राज्य जो है, जैसे इंडिया की बात करते हैं, तो राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे राज्य का धर्म प्रतीत होता हो। और क्या कि सभी लोगों, सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर समान राइट्स दिए जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता है उसमें कहा गया कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट है कि नो स्टेट रिलीजन्स ऑफ नेशन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं। तो राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है एक टाइम पीरियड के लिए, है ना। लोकतंत्र गणराज्य का मतलब यही है कि वहां पर वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। लोकतंत्र में क्या है, जो जनता का है, फॉर द पीपल, जनता के द्वारा, बाय द पीपल, और जनता के लिए, फॉर द पीपल। ठीक है, ये होता है किसका, लोकतंत्र की बात कही थी, लिंक करने 1863 में की, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल की बात करते हैं। लोकतंत्र जो है दो तरह का हो सकता है, तो डायरेक्ट लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर चुनाव, संसद, न्यायालय वगैरह कुछ नहीं होता है, जनता के सीधे नियंत्रण वहां पर कराया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, मतलब जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एमएलए एमपी को चुनते हैं और उनको कहाँ भेजते हैं, है ना, संसद में भेजते हैं। तो ऐसे ही ये काम करते हैं, है ना। जनता अपने प्रतिनिधियों को, जैसे मेरी एक असेंबली होगी जो, या एक जो कहते हैं एरिया होगा, मैं वहां से अपने एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनूंगा और वो मेरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा कहां पर, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ये सब होता है ऐसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो इनडायरेक्ट लोकतंत्र है उसी की बात करते हैं। एक होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर जैसे उदाहरण देखें तो संसदीय लोकतंत्र कहां पाया जाता है, भारत में। ठीक है, मतलब कार्यपालिका के सदस्य और विधायिका के सदस्य यहां पर क्या होते हैं, मंत्री बनते हैं। और केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर क्या देखने को मिलते हैं, डुअल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलती है। और जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है,
वो लेजिस्लेचर के प्रति क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसे चीजें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ पर फॉलो की जाती है, यूएसए में, अमेरिका में की जाती है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट की तरफ, जैसे कि भारत है। भारत में लोकतंत्र है और गणराज्य। मतलब गणराज्य का मतलब है कि जो प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख, वो सदैव क्या होगा, निर्वाचित किया जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि एक नियत समय के लिए उस व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है। ब्रिटेन में क्या होता है, लोकतंत्र वहां भी है, गणराज्य वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सम्राट वंशानुगत रहता है, हेरिडिटी है, और 2022 के बाद से चार्ल्स थर्ड वहां पर बने हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। फिर चलते हैं आगे। तीसरा चीज क्या बताता है कि जो संविधान का स्वरूप है, ठीक है, संविधान का स्वरूप है, उस बारे में भी प्रस्तावना हमको बताती है। क्या बताती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे संविधान बता रही है न्याय, संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय? एक तो सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, एंड तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। और न्याय के आदर्श अगर हम बात करें, जो आइडियोलॉजी है जस्टिस की, वो कहाँ से ली गई है प्रियम्बल में? वो ली गई है जो रूस की क्रांति हुई थी 1970 में, 1917 में। अब बात करते हैं सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस का मतलब है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग या रंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या नहीं करेगा। ये तो हो गया सोशल जस्टिस। अब बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि जो आर्थिक आधार है उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सभी लोगों को या सभी वर्गों को, जो समाज के वर्ग हैं, उनको समान राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। मतलब आप उनके साथ उनकी धर्म, जाति, लिंग या उनके रंग या फिर उनके जन्म स्थान के आधार पर आप उनको राइट टू वोट, जो आर्टिकल 326 में दिया हुआ है, उसके द्वारा वंचित नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते उनको कि आप उम्मीदवार नहीं, मतलब कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या अपनी वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये तो था 3 प्रकार के न्याय। तो संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार, जो प्रियम्बल में बताई गई है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है कि संविधान में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, कौन कौन से शब्द हैं, है ना, शब्दों की टर्मिनोलॉजी क्या है, या जो न्याय की बात की गई है वो कौन कौन से न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई यहाँ पर। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता की बात की गई है एस्पायरेंट, यहाँ पर प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला, एक तो विचार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता मतलब कैसे कि मैं चिंतन कर सकता हूं, अपना मनन कर सकता हूं, अपनी चीजों को अपने अंदर रख सकता हूं। मतलब मेरे सोचने पे कभी कभी कुछ प्रतिबंध नहीं है ना, करने पे प्रतिबंध है। दूसरा, स्वतंत्रता कौन सी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की, कि अपने विचारों को प्रकट कर सकता हूं बोलकर, है ना, या तो ओरली या फिर रिटर्न या फिर सिंबॉलिक, सांकेतिक रूप में। लेकिन इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब। अब बात करते हैं विश्वास की स्वतंत्रता, कि किसी भी विचारधारा को मैं मान सकता हूं और किसी भी विचारधारा को नहीं भी मान सकता हूं। ये कहते थे नेहरू जी, है ना। नेहरू जी की जो उपासना की स्वतंत्रता थी, या वो कहते थे कि मैं किसी धर्म को व्यवहार में ला भी सकता हूं और नहीं भी ला सकता हूं। मतलब जो मेरा रिलीजन का कॉलम रहता है, मैं उसको कुछ कॉलम रख भी सकता हूं या नॉन भी कर सकता हूं। फिर देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता, कि सैद्धांतिक रूप से कोई धर्म अपनाया जाएगा। फिर बात करते हैं उपासना की स्वतंत्रता, मतलब धर्म को व्यवहार में लाने की बात की गई। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये 5 चीजें याद रखना है कि कौन सी स्वतंत्रता की बात
की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो समानता की बात की गई है, समता की, जो इक्वलिटी की बात की गई है, इक्वलिटी का मतलब क्या है कि भाई समान परिस्थितियों में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार, मतलब भेदभाव का ना होना, क्या कह सकते हैं हम, इक्वलिटी कह सकते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वहां पर दो प्रकार की समानता की बात की गई है। फर्स्ट, एक तो प्रतिष्ठा की समानता, कि जो हमारा स्टेटस है उसकी समानता, और दूसरी अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी की समानता, है ना। आर्टिकल 15 क्या करता है, कोई भेदभाव नहीं होगा लिंग के आधार पर। और 16 क्या करता है, लोक नियोजन, मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। फिर इसके बाद एक शब्द और आता है, बंधुत्व, है ना, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति की गरिमा है और जो देश की एकता और अखंडता है उनको बनाए रखना अनिवार्य होगा। बंधुत्व का मतलब है आपसी भाईचारा। आपसी भाईचारा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो अधिनियम की तिथि है उसकी भी ये जानकारी देता है। ये क्या बताता है, 26 नवंबर 1949। लेकिन आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 के दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, बल्कि कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, जैसे राइट टू वोट आर्टिकल 326, आर्टिकल जो 5 है, 5, 6, 7, 8, मतलब सिटीजनशिप वाले प्रोविजन जो हैं उनको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था पूरे रूप से, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। आप देखेंगे अगर लोकसभा राज्यसभा की सीट पर सॉरी साइट पर, तो वहां पर दिख जाता है आपको 2 साल 11 महीना 17 दिन, है ना। एक दिन को, उस दिन को नहीं गिनते हैं जिस दिन उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन जो हम किसको गिनते हैं उस दिन को भी गिन लेते हैं। तो 17-18 के चक्कर में नहीं आना है। उसके बाद अब बात करते हैं, जो मतलब आपने देखा कि जिस प्रस्तावना है उसने चारों चीजें हमको बता दी, कि मतलब पावर कहाँ से है, शब्दों का क्रम क्या है, या जो अधिनियम की तिथि क्या है, और जो अभी हमने ये डिस्कस किए थे पीछे सारी चीजें ये हमको बता दी हैं। अब बात करते हैं जो प्रियम्बल है उसमें संशोधन की। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, या कौन कौन से संशोधन अभी तक किए गए हैं। तो जो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इनकी बात करते हैं। अगर अंग है तो उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, अगर अंग नहीं है, पार्ट्स नहीं है, तो अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इससे संबंध में 2 केस हैं। जो एक केस तो कहता है कि संविधान प्रस्तावना का अभिन्न भाग है, मतलब जैसे रूप में संविधान में अदर प्रोविजन को अडॉप्ट किया गया है उसी प्रकार से प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया गया। जबकि दूसरा व्यू कहता है, दूसरे लोग हैं, कि संविधान का अभिन्न भाग प्रस्तावना नहीं है, क्योंकि इसमें पेज नंबर नहीं है। तो कौन से केसेस हैं उनकी तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो बेरुवरी केस 1960, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और गजेंद्र गढ़कर थे, इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको रखना है एक केस याद। कौन सा केस है, बेरुवरी केस। इसने कहा कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट, संशोधन नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि संविधान का ही अभिन्न भाग नहीं है। दूसरे केस की तरफ चलते हैं, केशवानंद भारती केस 1973। इन्होंने कहा कि इस प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न भाग है। प्रस्ताव, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या हो सकता है, जो संविधान का भाग है संशोधन हो सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती मामले में बेसिक स्ट्रक्चर का रूल दिया गया था, जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता। मतलब जो प्रस्तावना का जो मेन जिस्ट है, जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, उसको नहीं बदलना है। आप उसमें अंदर जो शब्द हैं उनको इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन 1976, और हमने यहां पर 3 शब्दों को
जोड़ा। पहला शब्द कौन सा है? समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अडॉप्ट किया गया या शामिल किया गया है। ठीक है, ये ऐड किया गया है। जो प्रस्तावना की अगर प्रकृति की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो ये क्या है? इनफोर्सेबल है, मतलब गैर परिवर्तनीय है। इनफोर्सेबल नहीं है, नॉट इनफोर्सेबल है, मतलब गैर परिवर्तनीय है। मतलब कहने का ये है कि इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है यहाँ पर हमारी प्रियम्बल समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या काम करना है? आपको PYQ आपको लगा देने हैं। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट PCS एग्जाम हो, जिसमें पॉलिटी आती है उसमें ये क्वेश्चंस यहाँ से लगातार पूछे जाते रहे हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो आपको तो आप लाइक कर देंगे और बने रहेंगे हमारे साथ इजी प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।